हुई है तब से लेकर अब तक। रेणु जी पर भी वक्तव्य आप लोगों ने सुना, अज्ञेय जी पर भी आप सबने वक्तव्य सुना, और मैं भी सुनते रहा और आप सबको भी देखते रहा। बीच बीच में जैसा कि सभी सभाओं में हुआ करता है, आप लोग कर्तन ध्वनि भी करते रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा लगा कि अभी आप तक वो बात अभी जानी शेष रह गई है, जिन बातों को आप तक पहुंचा देने के लिए राज्य सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था कर रखी है। और सिर्फ यही एक आयोजन नहीं, 21वीं सदी में भारतवर्ष के जितने भी आयोजन हो रहे हैं, सभी आयोजनों पर काफ़ी अर्थ व्यय होता है। सब लोग अपना समय भी उसमें लगाते हैं, संसाधन लगाते हैं, परंतु मेरा छोटा दिमाग इस बात का बड़ा हिसाब रखने लगा है कि भारतवर्ष में संचालित इन विभिन्न तरह की सभाओं में सहभागी होने वाले लोग सभा के पहले कितने भारी रहते हैं और सभा समाप्ति के बाद कितने भारी हो जाते हैं। मैं इसी को आजकल की किसी सभा और गोष्ठी का कंट्रीब्यूशन समझता हूं। अगर भार में वृद्धि नहीं हुई तब तो आयोजन चूल्हे भार में जाए। और मैं आपको एक पते की बात कहूं, आप सबको हो सकता है कि इस बात की जानकारी अब तक हो या ना हो, इस श्रोता मंडली में एक बड़ा भयंकर और एक ऐसा शब्द मैं कहने जा रहा हूं जिस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, लेकिन कर इसलिए डालता हूं क्योंकि इसका अर्थ बोध बड़ा त्वरित है, और वह शब्द है खतरनाक। तो आप सबके बीच में एक खतरनाक श्रोता भी विराजमान है, और उस महान व्यक्तित्व और साहित्य के चतुर चितेरे का नाम है डॉक्टर विजय सांडिल्य जी। उनके साथ इस तरह का शब्द मैंने इसलिए लगाया है कि जैसे राम कथा में हनुमान विराजमान रहते हैं, उसी तरह से चुपके से सांडिल्य जी ऐसी साहित्यिक सभाओं में विराजमान रहते हैं। मैं इनके अध्ययन को मैंने देखा है बहुत निकट से, और लगेगा नहीं कि ये क्या कुछ नहीं जानते हैं। बड़े ही सुधी ज्ञाता, और एक शब्द तो बड़ा मुश्किल है जो सबके साथ नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने इनके निकट जाकर के जो समझा है, उस समझदारी के बाद मैंने सांडिल्य जी के साथ एक शब्द मैंने जोड़ने का साहस कर दिया है, और वह शब्द है सर्वज्ञ होना। तो आइए अब मैं थोड़ी सी बात करूं, और फिर मैं रेणु जी से रास्ता निकालूंगा, और रेणु जी के माध्यम से मैं उपन्यास जगत पर एक दृष्टि रखना चाहूंगा, जो हम सब के लिए इसलिए आवश्यक होगा क्योंकि इस सभा में साहित्य के विद्वान भी मौजूद हैं, साहित्य के अध्येता भी मौजूद हैं। तो आप सबों ने तो बहुत पहले ये सब गाने सुने होंगे, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। अगर यह संदेश बहुत पहले आप सबके कानों तक गया है, तो क्या आप लोगों ने रेणु जी को याद किया? तो कर लीजिए रेणु जी को याद। चिट्ठी जाओ हो तो सब कोई बाँचे, भागन बाँचे कोई, कर्मवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार।
अगर ये गीत भी आप सबके कानों तक गया होगा तो क्या आप लोगों ने रेणु जी को याद किया था? अगर किया था तो एक बार फिर से कर लीजिए। यह है कथा काव्य। आदरणीय आनंद जी को मैं संबोधित करके कहूंगा कि यह जो आपके अंदर जो एक छटपटाहट है कि आज के समय के लोगों को साहित्य को पढ़ना चाहिए, क्योंकि साहित्य के माध्यम से ही समय को सुसंगठित करने के लिए जो संदेश है, जो इसकी रस सांद्रता है, उससे हम परिचय करा सकते हैं। रेणु जी ने जो कुछ भी लिखा था और लिखा है, जिस पर इतनी विशद चर्चाएं हुई हैं, कथा काव्य लिखा था। रेणु जी ने गद्य में कथा साहित्य का तो सृजन किया था, परंतु इसे निर्मल वर्मा जी ने कथा काव्य कहा था। और कथा के माध्यम से होते हुए मैं काव्य की तरफ भी चलूंगा, परंतु बहुत आवश्यक है इन बातों पर विचार कर लेना कि आज हम लोगों की इस सभा और इस गोष्ठी का मर्मांत क्या है, कहां यह मर्म कहां ठौर पा रहा है। उपन्यास शब्द बड़ा ख्यातिपूर्ण शब्द है। उप कहते हैं निकटता को, और न्यास शब्द से भी आप सब तो परिचित बहुत पहले से होंगे, लेकिन मैं न्यास शब्द पर एक दृष्टि डालने जा रहा हूं। और न्यास को हम लोग परिसंपदा कहते हैं, परिसंपत्ति कहते हैं, थाती कहते हैं। साहित्यकारों का यह धर्म है कि हमारे जीवन में, इस समाज में, इस संसार में जो निकट की थाती है, उससे हमारा परिचय करा देना, हमारे पास ला करके रख देना। उपन्यास यही काम करता है। और कुछ लोग तो पता नहीं कहां कहां से क्या क्या पढ़ पढ़ के कहने लगते हैं। लगभग उपन्यास संसार पर लिखी गई 50% पुस्तकों में यह बात लिखी गई है कि उपन्यास आधुनिक समय की उपज है। परंतु जब मैंने भरत मुनि का भरतनाट्यम देखा था, तो उसमें प्रतिमुख संधि के कई उपभाग हैं, उसमें उपन्यास एक उपभाग मिला था। और ठीक प्रतिमुख संधि का जो विभाजन है, जिस गुण कर्म के अनुसार, जिस गुण धर्म के अनुसार, उन्हीं गुण धर्मों का पालन करते हुए उपन्यास का सृजन हमारे यहां हुआ है। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि उपन्यास तो एक ऐसा कथा जगत है जो बहुत व्यापक और विस्तृत होता है। और जब कथा शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो कथा उपन्यास से छोटी होती है, और फिर कथा और छोटी हो जाए तो लघु कथा होती है। और फिर इन कथाओं के कितने भाग, उपभाग, भेद विभेद हैं। एक बड़े अच्छे कथाकार हुए हमारे यहां गुणाढ्य, संस्कृत में, और उन्होंने बृहद कथा लिखी। तो गुणाढ्य की बृहद कथाओं को अगर पढ़ा जाए, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र को देखा जाए, बौद्ध जातकों को पढ़ा जाए, तो हमें यह मिलता है कि कहानी निरुद्देश्य नहीं लिखी जाती। कथा ऐसी नहीं होती जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसीलिए हमें भी याद है, बाल्यावस्था में जब नींद कम आवे, कोई दूसरा कष्ट परेशान करे, तो हमारी दादी, हमारी नानी अपने गोद में रख करके छोटी छोटी कहानियों को सुना सुना करके, कभी लोरी के माध्यम से, कभी छोटी कहानी के माध्यम से, फिर हमारे बाल्यावस्था का पालन पोषण करती थी। जो दायित्व दादी नानियों पर था,
मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम लोग थोड़ा इस सभा के शेषांश को हृदयंगम कर लें। जो दायित्व हमारी दादी नानियों का था, वही दायित्व तो साहित्यकारों ने उठाया, और साहित्यकारों ने भी एक संदेश दिया। हम लोग अपने बाल्यावस्था के दादी नानी की कहानियों को अगर स्मरण में लावें, तो बचपन में तो उसका संदेश भले ना समझ में आया हो, लेकिन सयाना होने के बाद वे कथाएं समझ में कहीं ना कहीं आ जाएंगी और आ रही होंगी। और लास्ट में, अंत में दादी नानियों का ही वचन आता था, कथा गई वन में, सोचो अपने मन में। तो कथा तो बचपन में ही वन में चली गई, सोचने का काम अभी भी बाकी है। इसलिए आज मैं उस परत को खोलना चाहूंगा कि क्या कहा रेणु जी ने जो सोचना आज तक बाकी रह गया, क्या कहा अज्ञेय जी ने जो सोचना आज तक बाकी रह गया, और यह बाकी कब तक बाकी चलेगा, कब तक बाकी रहेगा, कितना हम विलंब करेंगे, कितनी देर बाद सोचेंगे। जैसे भोजन करना शरीर को तृप्त करना है, शरीर की सुरक्षा देनी है, ठीक उसी तरह से वैचारिक गोष्ठियों में विचारों का सही संप्रेषण ही राष्ट्र सेवा है, राष्ट्र धर्म सेवा है। अगर हम अपनी गोष्ठियों से जीवन को और अधिक उदात्त बनाने की कोई चेष्टा नहीं कर पाते हैं, और हमारे अंदर जो मल पड़े हैं उस मल का अगर हम निवारण नहीं कर पाते हैं, तो हमारा दायित्व अधूरा रह जाएगा। इसलिए ऐसा ही कुछ किया है रेणु जी ने, और ऐसा ही कुछ किया अज्ञेय जी ने। वरना रेणु जी के समय में न जाने कितने साहित्यकार हुआ करते थे, सबको हम कहां याद कर पा रहे हैं। अज्ञेय जी के समकक्ष भी ऐसे अनेक साहित्यकार हैं जिनको हम उस तरह से याद नहीं कर पाते हैं जिस तरह से अज्ञेय जी को याद कर पाते हैं। आखिर इनकी यादों में वो कौन सी विशिष्टताएं हैं, और वो उन विशिष्टताओं को निकाल निकाल कर अगर हम एक एक करके देखते चलें तो बात बनेगी। परंतु आज समय उतना है नहीं, जितना भी समय में है उसमें इसकी कुछ विशिष्टताओं पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। नॉर्वे में एक जगह है बर्गेन, और वहां एक संग्रहालय है, और उस संग्रहालय में जो खंडहर है, जो पुरानी इमारत है, उस इमारत में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। सिर्फ यही बताया जाता है कि यह इमारत अपनी बुलंदी के समय में कितना गोपनीय रहा था, और जो इसमें निवास कर रहे थे उनका गोपनीय भाग कहां कहां था। इसलिए उस महल के सभी कोने में गोपनीयता के विभिन्न साज सज्जा लगे हुए हैं। जब वहां दर्शक जाते हैं तो जो उसमें रहा करते थे उनको नहीं देख पाते, उनके जीवन का जो गोपनीय प्रसंग हुआ करता था वो नहीं देख पाते, लेकिन उन दीवारों को देख पाते हैं, उन जगहों को देख पाते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम किसी उपन्यास को उठाते हैं, आनंद जी, जब हम किसी उपन्यास को उठाते हैं, जैसे शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी, हम शेखर को नहीं देख पाते। शेखर भारतवर्ष में कहीं सवेर नहीं पकड़ में आता, लेकिन जब शेखर जहां विरल हो गया है, जहां सूक्ष्म हो गया है, जहां अदृश्य हो गया है, उसी को तो दृश्यमान करना अज्ञेय जी का लेखन धर्म था। एक साहित्यकार असहमत होता है, एक साहित्यकार पहले अंदर विरोध पालता है,
और उसकी वही असहमति, उसका वही विरोध भाव साहित्य के में रससिक्त होकर निकलता है। परती परिकथा में रेणु जी ने वही किया, मैला आंचल में रेणु जी ने वही किया। अब रेणु जी के उपन्यास के पात्रों को हम लोग देखें, वह सब कुछ जो आज हमारे सामने दिखाई नहीं पड़ पा रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं, उसी अदृश्य का चित्रांकन किया है रेणु जी ने। इसलिए उपन्यास जगत के विश्लेषकों का यह मानना है कि एक वास्तविक उपन्यासकार, एक दक्ष उपन्यासकार, एक दक्ष साहित्यकार अदृश्य का मूर्ति को मूर्तिमान करता है। ठीक उसी तरह जैसे एक गीतकार, एक संगीतकार हमारे मौन को आवाज दे डालता है। मैंने कोशिश की कि मैं गुनगुनाऊं ताकि आपके हृदय के तार थोड़ा उद्विग्न हो जाएं रेणु जी को जानने के लिए। और रेणु जी ने जो अपनी बात कही, वे तमाम वो सभी बातें उनके उपन्यासों में देखने को मिलेगी। जब रेणु जी को पढ़ा जाता है तो उसमें गद्य का एहसास नहीं हो पाता, काव्यात्मकता उसमें आ जाती है। और हम मनुष्य, मानव जगत के लोग कविता प्रेमी होते हैं। कविता स्वभाव से हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए कहानियों पर तालियां नहीं बजती, उपन्यासों पर तालियां नहीं बजती, लेकिन कोई दो पंक्ति की अपनी कविता सुना दे, तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती है। इसलिए जिस जमाने में जो कविता का साम्राज्य था हमारे देश में, कविता का साम्राज्य था हमारे देश में, महर्षि व्यास ने महाकाव्य लिखा, एक विशाल तंग महाकाव्य जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाभारत। आदि कवि वाल्मीकि ने आदि काव्य लिखा, रामायणम, बड़ा विशाल महाकाव्य है। वो महाकाव्य का समय था, तब कोई उपन्यास का नाम नहीं लेता था। बाद के समय में भी हम लोगों ने देखा, मध्यकाल में भक्तिकालीन कवियों ने जो अपनी कविताएं की, उस समय कहीं उपन्यास की चर्चा नहीं होती थी। अब सब लोग ढोल मजीरे पर, चाहे रैदास की कविताएं हो, चाहे कबीर का निर्मल हो, चाहे तुलसी के पद हो, या फिर सूर्य की कविताएं हो, सब लोग गाते थे, रीझते थे। वो काव्य का घनत्व था, काव्य का अधिकारत्व था। उपन्यास का जमाना उस समय इसलिए लग गया था कि हम स्वभाव से कविता प्रेमी, कविता सुनना जानते हैं, कविता करना जानते हैं। परंतु जैसे जैसे हमारी कवित्व शक्ति का क्षरण हुआ, कविता जैसे जैसे कमजोर हुई, मित्र बंधुओं इसे आप स्मरण में हमेशा रखेंगे, जैसे जैसे कविता कमजोर हुई, जैसे जैसे हमारी काव्य शक्ति का क्षरण हुआ, वैसे वैसे उपन्यास और कथा जगत ने सिर उठाया। और आप सब भी इस पर थोड़ा अगर अपना ध्यान दे जाएंगे तो शायद मेरी बातों का समर्थन आपकी ओर से हमें मिल जाए कि वास्तव में ऐसा देखने को मिलता है हिंदी साहित्य के इतिहास में कि कविता के कमजोर पड़ने से, कविता का रसास्वादन हमारी दिनचर्या से हटने के कारण उपन्यास का समय आया हमारे सामने। और तब बहुत अन्य मनस्क भाव से उपन्यास पढ़े जा रहे थे। लेकिन जैसा कि अभी चर्चा में हम लोग सुन रहे थे, मैला आंचल लिखने के बाद विद्वानों ने यह कहना शुरू कर दिया कि रेणु जी को इसके बाद कुछ नहीं भी लिखने की आवश्यकता थी, इसलिए कि वह कथा काव्य है, वो साधारण गद्यात्मक नहीं है, वह कथा काव्य है। उसके शब्द,
उसके भाव विन्यास, शब्दों का गुंफन, शब्दों का संयोजन, शब्दों में जो भाव भरे हैं, ठीक उसी तरह से जैसा कि पांडे जी ने याद दिलाया, रेणु जी ने जो लिखने की कला अपनाई थी, उससे हमारी हिंदी और उत्कृष्ट हुई। इसलिए हम लोग रेणु जी को याद करते हैं और उस अदृश्य को देखने का प्रयास करते हैं। एक चित्रकार भी जब चित्र बनाता है तो दुनिया तो चित्र बन जाने के बाद देखती है, लेकिन चित्र बनाए जाने के पहले जो अदृश्य छवि उसके सामने रहती है, वही अदृश्यता चित्रकार की कीर्ति के रूप में देखी जाती है। संगीतकार जैसे हमारे मौन को ध्वनि देता है, चित्रकार जैसे एक अदृश्य को संवार देता है, साहित्यकार और उपन्यासकार भी हमारे अभाव को, हमारी भूखमरी को, हमारी तड़प को, हमारे उद्वेग को, हमारी चिंताओं को, हमारी पीड़ा को उकेल देता है अपनी लेखनी से, क्योंकि स्वभाव से साहित्यकार भाव प्रबल होता है। यह उसका भावात्मक संसार है। एक अमेरिकन कवि हुए थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है द रोड नेवर टेकन। हम लोगों ने भी तो अपने बचपन में कुछ सोचा होगा कि इतना ही भला होता हम किसी राज्य के